अब आप बताएं हमको, मैं कुछ इतिहास से जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप वहाँ कई दिन रह के आए हैं। आपने वहाँ तीर्थाटन भी किया है, आपने वहाँ सुंदर चित्रांब भी लिए हैं, हमें भी उपलब्ध कराए हैं, जिनमें से कुछ का उपयोग हम कर चुके हैं और आगे कुछ करेंगे। तो ये जो प्रसंग आता है दिवैर का, दिवैर की दो लड़ाइयाँ हुई हैं। ये पहली लड़ाई थी दिवैर की, और दूसरी लड़ाई बाद में 1605 में अमर सिंह की हुई थी। उसमें भी विजय अमर सिंह जी की हुई थी, जो राणा प्रताप के पुत्र थे। ये दिवैर की घाटी का क्या सामरिक महत्व है कि यहाँ पर ही इतने बड़े बड़े मोर्चे लिए जाते रहे हैं? छोटे छोटे मोर्चे भी लिए गए, लेकिन ये दो बड़े मोर्चे लिए गए। तो दिवैर की घाटी का क्या महत्व है, सबसे पहले तो हमें ये समझाएं। दिवैर भौगोलिक रूप से संजय सर, अजमेर की तरफ से जितनी भी मुगल फोर्सेस होती थी वो एंट्री अजमेर की तरफ से करती थी। तो अजमेर से जो एंट्री पॉइंट है मेवाड़ का, वो दिवेर पड़ता है। दिवेर से पश्चिम की तरफ मारवाड़ है, पूर्व की तरफ आमेट है और दक्षिण की तरफ उदयपुर है। तो अरावली की जो फोर्ट्रेस, जो प्राकृतिक फोर्ट्रेस बनी हुई है मेवाड़ के लिए, उसका एंट्री पॉइंट होता है दिवेर। और बड़ी रोचक बात कि प्रताप को दिवेर की घाटी में आक्रामक युद्ध करने का परामर्श एक नाथ संप्रदाय के रूपनाथ जी योगी थे, उन्होंने दिया था। और आजीवन प्रताप उनको अपना गुरु मानते थे। तो एक निष्प्रिय वैरागी योगी ने सामरिक दृष्टि से प्रताप को दिवेर में आक्रामक रुख अपनाने का परामर्श दिया, जिसके परिणाम में वो महान विजय प्रताप को मिली। आप कुछ इसकी व्याख्या करेंगे, इसका कुछ वर्णन करेंगे कि उस दिन क्या हुआ, कैसे हुआ? आप तो वहां होके आए हैं, तो आपको कई प्रकार के कथानक सुनने को मिले होंगे, जो इतिहास से प्रमाणित हैं वो भी हैं, उसके अलावा जो लोक श्रुति में वहां पर चर्चित हैं वो भी हैं। तो कुछ वर्णन करें, उस दिन क्या हुआ, कैसे हुआ? थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में अगर हम जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि इससे पहले जितने भी कम से कम महाराणा कुंभा तक मेवाड़ के राज महाराणा सब जीतते आए थे। उससे पहले हारने का प्रसंग अधिक मिलता नहीं है, एक्सेप्ट पृथ्वीराज चौहान को, जो समर सिंह थे वो गए थे सहायता करने। समर सिंह भी वहां मारे गए थे और पृथ्वीराज चौहान भी हार गए थे। लेकिन बापा रावण, उसके बाद 3 खुमाण हुए, महाराणा कुंभा हुए, ये कभी हारे नहीं थे। हारने का सिलसिला शुरू होता है महाराणा सांगा से। वह भी सिलसिला नहीं कहना चाहिए, एक ही युद्ध में वे हारे थे, खानवा की लड़ाई। वो महत्वपूर्ण लड़ाई थी, लेकिन उससे पहले वो सैकड़ों युद्ध, सैकड़ों मीन्स लिटरली 100 युद्ध जीते थे, उसका कोई जिक्र नहीं होता है। तो सांगा की हार के बाद खानवा से पहले, मैं आपको इंटरप्ट करूं, खानवा से कुछ ही दिन पहले वो बयाना के युद्ध में जीते थे, जहां तो बाबर के फौजदारों को उन्होंने वहां से मार भगाया था। वो बयाना का युद्ध जीत के उसके बाद फिर ये, बल्कि एक तरह से कहे बाबर वहां से भाग गया था और फिर उसने खानवा में मोर्चा लिया था। जी हाँ। और खानवा बाबर हार रहा था जब तंवरों का एक 35,000 की सेना ने दगाबाजी कर दी सांगा के साथ। और वो इतना भीषण विभत्स युद्ध था। उस वक्त राजपूतों के पास तोपें नहीं थी, तो तोपें देख के राजपूत घबरा गए खानवा में। तो राजपूतों ने तोपों में सर दे दिए, उनको गीली, उनकी मांस और उनके खून से वो तोपें बेकार हो गई। आप कल्पना कर सकते हैं जो अदम्य साहस उस क्षण में उन लोगों ने दिखाया था। तो खानवा की हार के बाद एक निराशा मेवाड़ की जनता में आ गई थी। और उदय सिंह एक कमजोर राजा थे। उदय सिंह भोगविलासी भी थे, और भटियानी रानी थी उनकी एक, जिनसे उनका एक पुत्र था जगमाल, उसके प्रेम में अंधे थे। प्रताप उनके पुत्र थे, लेकिन प्रताप को तलहटी में रखा जाता था उनकी मां जयवंता बाई के साथ में, और उनके लिए प्रतिदिन महल से खाना आता था चित्तौड़ से। तो प्रताप भीलों के साथ जंगल में बड़े हुए थे, वो तो सन ऑफ द सॉइल। तो 1568 में अकबर ने चित्तौड़ में एक भीषण नरसंहार किया। इसमें 40,000 निरपराध लोगों को
मारा गया, जहां 74.5 मण यानी लगभग 3,000 किलो उनके जनेऊ का वजन था, भार था, जब उनको तोला गया। और वो एक नृशंस हत्याकांड था। प्रताप उस वक्त 28 साल के थे, प्रताप ये देख रहे थे। प्रताप उस वक्त उदयपुर दूर चले गए थे, लेकिन उन्हें पता लगा जब वो जौहर की चिताओं की धुएं उठे, राखें उठी और वो सूचना पूरे मेवाड़ में, तो पूरे मेवाड़ में एक अवसाद फैल गया था। फिर 1572 में उदय सिंह का देहांत होता है, प्रताप राजा बनते हैं। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है, जो कि प्रताप जीतते हैं। ये भ्रांति है कि वे हारे थे या ये अनिर्णित समाप्त हुआ था। उसके दो कारण हैं कि प्रताप की जीत के, कि जो हमें इंगित करते हैं कि प्रताप जीते थे। नंबर वन, प्रताप घायल होकर जब हल्दी घाटी से टैक्टिकल रिट्रीट करते हैं, तो जो दुर्गति होती है मुगल सेना की, वो गोगुंदा नाम के स्थान पर आम, कच्चे आम और अपने घोड़ों का मांस खाकर जीते हैं। और जब इस युद्ध के बाद वे वापस अकबर के पास जाते हैं, मान सिंह और आसिफ खान, तो उनको डिमोट किया जाता है। यानी उनकी जो ड्योढ़ी थी, जो कि अकबर के पास लगा करती थी, उसको दूर कर दिया जाता है। अकबर इतना कुपित था उनसे। तो ये दो प्रमाण मिलते हैं कि हल्दी घाटी में मुगलों की हार हुई थी। उसके बाद 6-7 साल तक प्रताप ने he learned his lessons from हल्दी घाटी, and the most important one was कि अरावली के पर्वत मेरी ढाल हैं, यही मेरा किला है। मुझे खुले मैदान में अपने से 3 गुनी 4 गुनी बड़ी सेना से नहीं लड़ना है। मुझे इनको इनवाइट करना है, अंदर आए, दर्रे में, घाटी में, नाल में आए और हम इनको काटेंगे। तो हल्दी घाटी में दुर्भाग्य से प्रताप भावावेश में आकर खुले में आ गए थे। इसीलिए उस दिन एक दिन के अंदर में ही लगभग 16-17 हजार राजपूतों का वध हुआ। इधर से भी राजपूत लड़ रहे थे, उधर से भी राजपूत लड़ रहे थे। तो दिवेर को मुनि रूपनाथ जी के, योगी जी के परामर्श से प्रताप चुनते हैं। और चूंकि अधिकतर जनरल्स जो प्रताप के थे वे हल्दी घाटी में मारे जा चुके थे, राम सिंह तंवर, उनके बच्चे, झालामान, हाकिम खान सूरी, ये सब मारे जा चुके थे। प्रताप के पास 2 मेजर जनरल्स थे। उनका बेटा अमर सिंह, जो लेफ्ट फ्लैंक से आता है, और भामाशाह, जो कि एक ओसवाल जैन बणिए हैं। वो पहले तो मालवा में प्रताप उनको सूबेदार नियुक्त करते हैं, और वे 6 साल तक वहां पर मुगल दस्तों पर और भी धनी लोगों पर डाका डालकर वो पैसा इकट्ठा करते हैं, उनसे चौथ वसूली करते हैं, छापामार युद्ध करके, और वो सारा धन लाकर प्रताप को देते हैं, जिसमें 50 लाख स्वर्ण मुद्राएं उस समय थी। तो उस वेल्थ से इक्विप होकर प्रताप राइट फ्लैंक को, भामाशाह केवल पैसा वणिक नहीं थे बल्कि योद्धा भी थे, जनरल थे। राइट फ्लैंक से वो आते हैं, लेफ्ट फ्लैंक से अमर सिंह, मध्य में महाराणा प्रताप। दिवेर के थाने पर सरीमा सुल्तान नाम का व्यक्ति था, जो कि अकबर का निकट संबंधी था, क्योंकि दिवेर बहुत महत्वपूर्ण थाना था। उसे पूर्व सूचना हो गई थी कि इस तरह का एक अटैक प्रताप करेंगे। उसने आसपास के 14 थानों से लगभग 30,000 सेना इकट्ठी कर ली थी। तो नंबर्स प्रताप के पास कितने थे, ये इस पे थोड़ा सा विभ्रम है। कुछ 5,000 कहते हैं, कुछ 10,000 कहते हैं, कुछ 25,000 भी कहते हैं। बट प्रताप नाल से बाहर नहीं निकले और नाल में ही उन्होंने ललकारा इनको। 2 इंसिडेंसेस हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सरीमा सुल्तान को अमर सिंह जी, जो कि महाराणा प्रताप के बेटे हैं, वो एक भाले से उसका वध करते हैं। और वो वध ऐसा होता है कि सरीमा की छाती से घोड़े के पेट को चीरता हुआ जमीन में लगता है। घोड़ा और सवार दोनों वहीं खड़े रह जाते हैं। और जब मुगल या राजपूत भी उस भाले को निकालने जाते हैं तो वो निकाल ही नहीं पाते हैं। और सरीमा कहता है, इसका वर्णन राज प्रशस्ति करके ग्रंथ है, रणछोड़ भट्ट तेलंग, एक तेलुगु इतिहासकार हुए, उन्होंने संस्कृत में इसका वर्णन किया है। सरीमा कहता है, जिस वीर ने मुझे इस तरह से भाला मारा है, वही इस भाले को निकाले, मेरी अंतिम इच्छा है। वाह, आप कल्पना कर सकते हैं क्या क्या लोग थे ये। तो
अमर सिंह जी, लेकिन फिर राजपूतों को संदेह हुआ कि कहीं छल नहीं कर रहा हो मलेच्छ, चाकू मार दे या कुछ ऐसा कर दे। तो पहले राजपूत जाते हैं और वो कहता है कि मेरे पास कोई हथियार नहीं है, मैं मृतप्राय हूं, मैं सिर्फ उस व्यक्ति को देखना चाहता हूं जिसने मेरा ये हाल किया। अमर सिंह जाके भाला निकालते हैं और फिर वो कहता है कि मुझे पानी पिलाओ। तब महाराणा प्रताप की करुणा हमें दिखती है। ये गंगाजल लाते हैं स्वयं और अपने हाथों से उसके मोक्ष की कामना करते हुए सलीमा सुल्तान को पानी पिलाते हैं और इस प्रकार सलीमा सुल्तान अपना देह त्याग करता है। ओहो हो, तब तो वो बेचारा जन्नत भी नहीं जा पाया होगा। वो एक अलग विवाद है।